हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं करा रहा हूँ साइंस की सीरीज़। ठीक है, जो कि स्पेशली मैं करा रहा हूँ ग्रुप डी एंड सी जी एल मेंस के लिए। ठीक है, और ये कम्प्लीटली एन सी आर टी बेस्ड सीरीज़ है। ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा कि एन टी पी सी हो गया या फिर ग्रुप डी हो गया या फिर हमारा सी जी एल हो गया, अब क्या कर रहे हैं, ये एन टी पी सी की तरफ फोकस्ड कर रहे हैं। तो अगर आपने नॉर्मल तरीके से पढ़ रखा है तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आपको एन सी आर टी लाइन टू लाइन पढ़नी है। और जो भी बंदे ग्रुप टी वगैरह दे रहे हो उसमें आपको पता है कि 25 क्वेश्चंस आने हैं, तो 25 क्वेश्चंस में से आप लोग लगभग 22 क्वेश्चंस लगा पाओगे अगर आप मेरी ये सीरीज़ देख कर जाते हो तो। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर ढल जाती है, तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं ये साइंस पूरी कंप्लीट करा दूंगा, इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो भाई आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने देखा डाइजेशन सिस्टम, तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो देखो भाई, जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है इसकी अगर हम बात करें तो देख इसका क्या मतलब है। इसका देखो सिंपल सा मतलब होता है कि जब हमें क्या होती है एनर्जी, मतलब एक प्रोसेस, हमको क्या पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको चाहिए क्या होती है एनर्जी। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो हमारी बॉडी है उसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही क्या होता है कि जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो सेल है एक्चुअल में सेल जो कोशिका है उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो होता क्या है, हमने जो खाना खाया वो, ठीक है, तो हमने जो खाना खाया उसमें से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। ये हमने डाइजेशन सिस्टम में देखा। और जो हम सांस लेते हैं ना, उससे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। क्लियर है। तो ये जो ग्लूकोज होता है और ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपसे जो रेस्पिरेशन है या फिर श्वसन जिसको हम कह रहे हैं वो क्या है, तो ये कह रहा है कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, आउटसाइड बाहर से क्या करते हैं, लेते हैं, यूजिंग इट टू ब्रेक डाउन फूड सोर्सेज। और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है जो हमने ग्लूकोज, मतलब जो खाना खाया उसमें से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, ज़रूरत होती है सेल्यूलर लेवल पर। क्योंकि आपको पता है कि ये जो ग्लूकोज है ये क्या होता है, ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद ये बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। क्यों, क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, हर एक सेल एनर्जी बनाएगा, है ना। हर एक सेल में ग्लूकोज जाता है। इसी तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल में जाता है, और सेल के अंदर जाने के बाद वो जो ग्लूकोज होता है और वो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को तोड़ने में हेल्प करता है। और जैसे ही वो ग्लूकोज टूटता है तो उससे क्या होती है, एनर्जी का डेवलपमेंट होता है। फिर जो एनर्जी होती है उसको हम एटीपी के फॉर्म में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और जो भी अदर प्रोसेस होते हैं उसमें उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है काम करने के लिए, है ना। जैसे सेल के जो भी डिफरेंट वर्क है उनको जो भी काम करना है तो उसमें जो एनर्जी लगेगी उसको, उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो देखो, ग्लूकोज ब्रेकडाउन जो होता है ना, मतलब कई प्रोसेस कई पार्ट में होता है ग्लूकोज ब्रेकडाउन। तो जैसे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक होता क्या है, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने खाना खाया। हमने खाना खाया तो हमारे पास क्या हो गई, ग्लूकोज बनी। सिंपल है। हमने खाना खाया तो हमारे पास सबसे छोटा पार्ट कार्बोहाइड्रेट का क्या है, ग्लूकोज है। तो आपको पता है ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है, जिसमें क्या है, कार्बन के 6 पार्ट हैं। तो इसलिए कह रहा है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये हमारा ब्लड है ना, ये ब्लड चल रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे सॉरी ग्लूकोज थे, ठीक, इसको आप ग्लूकोज मान लो। और ये आपका सेल है, तो ये ग्लूकोज जो होता है ये क्या होता है, इस सेल ब्लड से क्या होता है, सेल के अंदर चला जाता है। तो सेल अभी ग्लूकोज कहाँ चला गया, सेल के अंदर चला गया। ठीक है, तो ग्लूकोज कहाँ पे है, सेल में है। सेल में कहाँ पर है, सेल के अंदर है। तो सेल के अंदर आप सभी को पता है सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्मा जिसको हम कहते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली। तो सॉरी, कोशिका झिल्ली कह रहा हूँ, कोशिका द्रव्य। तो जो सेल का प्लाज्मा होता है या फिर सेल साइटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं, साइटो का मतलब सेल और प्लाज्मा का मतलब उसका फ्लूइड वाला एरिया, यानी जिसको हम कोशिका द्रव्य कह रहे हैं, इसमें क्या है कि वो ग्लूकोज पड़ा हुआ है। ठीक है, पड़ा हुआ है। तो क्या होता है ना कि सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि इसको और छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है। क्लियर है। तो 6 कार्बन के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उसको तोड़ दिया जाता है पायरूवेट में, जो क्या होता है, 3 कार्बन का मोलिक्यूल होता है। क्लियर हो गया, मतलब ग्लूकोज को
साइटोप्लाज्म में ही तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या मिलती है हमें, पायरूवेट मिलती है, जो 3 कार्बन का मोलिक्यूल है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से अपना काम नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। तो एक प्रोसेस हमने देखा क्या, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में। मैं ये बार बार साइटोप्लाज्म क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि जो एनर्जी प्रोसेस में जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है साइटोप्लाज्म में, तो वो क्या बनता है, वो पायरूवेट बनता है, उसमें 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि ग्लूकोज को पायरूवेट में जब चेंज किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो वो कहाँ होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। बहुत बंदे माइटोकॉन्ड्रिया लगा देंगे और गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेशन करता है, एनर्जी जनरेट करता है, लेकिन उससे पहले ग्लूकोज पायरूवेट में टूटता है, फिर पायरूवेट जाके माइटोकॉन्ड्रिया में एक्शन होता है। तो ग्लूकोज से पायरूवेट वाला जो हिस्सा है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दूसरा स्टेप है। अब जैसे इसके अंदर दूसरा स्टेप की अगर मैं बात करूं, पहले मैं स्टेप यहीं पर दिखाता हूं आपको। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ग्लूकोज था, सेल के अंदर गया, सेल के अंदर जाते ही साइटोप्लाज्म में वो पायरूवेट में टूट गया, थोड़ी सी एनर्जी इसके अंदर भी जनरेट हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे सेल में क्या प्रेजेंट है, हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। जो मैंने बताया था, इसका काम क्या होता है कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है, और ये क्या करता है, ये जो पायरूवेट है इसको फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, प्लस में एनर्जी में चेंज कर देता है। किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है, वाटर में चेंज करता है, और एनर्जी में चेंज करता है। क्लियर हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये वेस्ट मटेरियल होता है, इसको बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। कैसे भेजते हैं इसको, वापस से, जैसे मान लो क्या हो गया, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मान लो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर क्या हो गया, हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन था, ठीक है। तो ऑक्सीजन मान लो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है, वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। फिर ये ब्लड से हमारे लंग्स तक पहुंचता है, और फिर लंग्स से जब हम एक्सेल करते हैं, मतलब सांस बाहर छोड़ते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ग्लूकोज पायरूवेट में टूटा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। फिर जो पायरूवेट था वो कहाँ गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में उसको ले जाया गया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हमें पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन है सेल के पास में, तो फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरूवेट टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। ये पूरी रिएक्शन इस तरीके से पूछ सकता है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो ऑक्सीजन, मतलब जो फाइनल ब्रेकडाउन होता है या फिर जो पायरूवेट होता है, वो कन्वर्ट होता है कहाँ पर, वो कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में, ठीक है। तो ये है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मैं बताऊंगा एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब पायरूवेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, वो कहाँ पर होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आपको याद रखना है कि जब ऑक्सीजन की बात होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जब ऑक्सीजन की बात नहीं होगी तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो अब देखो इसके अंदर दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है, एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर वायवीय श्वसन, और एक को हम कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। तो देखो क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, आप सभी, एरोबिक, एरो का मतलब क्या है, एयर, और बायोलॉजी में जब हम एयर की बात करते हैं तो इसका मतलब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये ध्यान रखना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का ये मतलब है कि जब हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, है ना, जो एनर्जी डेवलपमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो तब वो क्या कहलाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मैं ये कह सकता हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हमारा जो ग्लूकोज है वो फाइनली टूट गया है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पायरूवेट टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। क्लियर है, इसलिए लिखा हुआ है पायरूवेट कन्वर्ट्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है ना। एक्चुअल में ये क्या होती है, ये 38 ATP होती है। कितनी होती है, 38 ATP, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखोगे। तो भाई ये टर्म ध्यान रखना, यहाँ पे आपको फंसा देगा, अगर बहुत अच्छा डीप क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे आपको फंसा देगा, पायरूवेट की जगह रहेगा ग्लूकोज और हर कोई ग्लूकोज लगा के आएगा और वो गलत हो जाएगा,
ठीक है। तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने देखा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब हम देखते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जब हमारे सेल में ऑक्सीजन ना रहे, या ऐसे प्राणी जो मतलब जिनमें क्या है कि जो बिना ऑक्सीजन के ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी डेवलपमेंट करते हैं। तो पहले हम ये वाला देखते हैं पार्ट, जब क्या होता है हमारे मसल्स में, सेल में ऑक्सीजन ना रहे। ये कौन सा केस होगा, लाइक मान लो आप रनिंग कर रहे हो कंटिन्यूसली, तो क्या होता है कि आपका हार्ट तेज़ी से वर्क करता रहता है और लंग्स आपके तेज़ी से वर्क करते रहते हैं, तो आप बहुत सारी ऑक्सीजन लेते रहते हो, आपके मसल्स तक पहुंचती रहती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप थकने लगते हो, जब आपकी बॉडी थकने लगती है, तो क्या होती है, हम सांस नहीं ले पाते प्रॉपर। तो क्या होता है, जब हम सांस नहीं ले पाते तो मसल्स जो होती हैं उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाते, बंदा तब भी भाग रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती सेल के अंदर प्रॉपर, तो आप सभी को पता है कि जो रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगी। मैंने यही बताया ना कि अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन हुई, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में, जैसे आप कंटिन्यूसली भाग रहे हो, आपके मसल्स तक अब ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही। क्यों नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि आपका हार्ट अब थक गया, आपके लंग्स अब थक गए हैं, इसलिए आपके पैरों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई सपोज। तो जब पैरों के मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए, तो वहां पर क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो मैंने बताया था ग्लूकोज तो पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म में ही टूट जाता है। तो ये से यहाँ से ये वाला प्रोसेस, ग्लूकोज से पायरुवेट वाला प्रोसेस, ये तो कंप्लीट हो जाएगा, बट पायरुवेट से ये वाला प्रोसेस है, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होता है कि ये जो पायरुवेट्स होते हैं, मसल सेल्स का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे जो पैर हो गए, बाइसेप्स वगैरह हो गए, इन सब में जो सेल्स होती है मसल सेल्स होती हैं, वो एनर्जी बहुत होती है उनके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी तो ये लोग, ये भी कन्वर्जन स्टार्ट होता है, बट विदाउट ऑक्सीजन स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म में ही। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो पायरुवेट होता है, ये लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी में चेंज हो जाता है। क्या होता है, मतलब जस्ट पायरुवेट का थोड़ा सा कन्वर्जन हो जाता है फॉर्म में, जिसको हम क्या कह देते हैं, लैक्टिक एसिड कह देते हैं, और बहुत छोटी सी एनर्जी डेवलप होती है, जो मतलब किसी काम की नहीं होती, बहुत छोटी सी एनर्जी डेवलप होती है। और जब ये लैक्टिक एसिड बनता है ना, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारी मसल्स होती है ना, उसमें क्या हो जाते हैं, क्रैम्प पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐठन वगैरह आ जाती है, हमारी मसल्स जो होती है ना टाइट हो जाती है, फिर वो रिलैक्स नहीं होती और वो पेन करती है, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो हमारी मसल सेल्स क्या करेगी, पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगी, और लैक्टिक एसिड से ही क्या होती है, बॉडी के मसल्स में क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो आप बताओगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, और बहुत थोड़ी सी एनर्जी उसके अंदर मिलती है जो काम की नहीं होती, और उस लैक्टिक एसिड निकलने की वजह से क्या होते हैं, मसल्स में क्रैम्प पड़ने लगते हैं, पेन होने लगता है, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा पार्ट, ये दो हमने देख लिए, ये दो हमारी बॉडी की बात हो रही थी। एक और तरीके का एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब उसमें भी ऑक्सीजन नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, जो क्या करते हैं, उसी तरीके का रेस्पिरेशन करते हैं, उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, वो उसी तरीके के रेस्पिरेशन से क्या होती हैं, अपना काम चला लेते हैं। देखो हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, कम्प्लेक्स बॉडी है, तो हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें ऑक्सीजन वाली, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन की ज़रूरत होती है। बट ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक यीस्ट हो गया, इनको क्या होता है, इनको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए इनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये विदाउट ऑक्सीजन, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, अपना जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, एनर्जी डेवलपमेंट का प्रोसेस है, उसको पूरा करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो ये भी यीस्ट है, सपोज मान लो मैंने क्या बनाया, मैंने एक यीस्ट बनाया है ना, तो यीस्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज क्या हो गया, पायरुवेट में टूटा है। ये प्रोसेस सबके लिए सेम है, ग्लूकोज क्या हो गया, पायरुवेट में टूटा। फिर हमें पता है कि जो यीस्ट है, इसको हम यीस्ट कह रहे हैं, तो इस यीस्ट में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होता है कि ये जो पायरुवेट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और ये भी क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, ठीक है ना। तो एथेनॉल क्या होता है, दो कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। एथेनॉल जो होता है वो क्या होता है, वो OH ग्रुप होता है, ठीक है ना, जिसको हम एथेनॉल कह देते हैं। और जो मतलब पहले मैथ होता है, एथ होता है, प्रोप होता है, ब्यूट होता है। तो एथ क्या होता है,
कार्बन 2 मतलब 2 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर मैं उसको डिज़ाइन करना चाहूँ तो वो किस तरीके से डिज़ाइन करेगा, मतलब किस तरीके से बनेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो जो भी है, अब ये आपको ध्यान रखना है क्या कि जो पायरुवेट है वो किस में चेंज हो जाता है, वो एथेनॉल में चेंज हो जाता है, साथ में थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी मिलती है। और ये जो एथेनॉल होता है यही भाई क्या है, एल्कोहल है ना। आप जो एल्कोहल पढ़ते हो, ओल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप ये को ही हम, ये ग्रुप है एल्कोहल, मतलब जिस भी ग्रुप के पीछे ये ओ एल वर्ड जुड़ जाए वो एल्कोहल ग्रुप में आ जाता है। और सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है, नशीले पदार्थ वाली प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारे क्या है, एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है, एथेनॉल बनती है। और इसी एथेनॉल को हम क्या करते हैं, जो दारू वगैरह हो गई, बियर हो गई, इन सब में यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जब इसको पिया जाता है, जब ये स्टमक वगैरह में जाती है, तो ये हमारे ब्रेन को इस तरीके से सिग्नल भेजती है कि हमें लगता है कि नाउजिया हो रहा है, मतलब वही थोड़े से चक्कर वगैरह आ रहे हैं, थोड़ा सा हमारा मूड सही हो गया, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को, ये जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ जिसको यीस्ट कर रहा है ना, ये जीव ऑर्गेनिज्म यीस्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है ना, मतलब ये सड़ाने वाली चीज़, सड़ाने वाली क्या चीज़, मतलब जब आप विदाउट एनी ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को क्या करोगे, सड़ाने की कोशिश करोगे बिना ऑक्सीजन के, तब क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है। मतलब वो चीज़ पूरी सड़ती नहीं है, वो क्या होती है, अल्कोहल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इसी तरीके से क्या करते हैं, जो अपनी दारू वगैरह होती है वो बनाते हैं। लाइक जैसे मान लो कि अंगूर हो गए, तो अंगूर को हम खुले में नहीं छोड़ते कि उसमें पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाए, ऑक्सीजन उस पर रिएक्शन करे, तो इससे क्या होगी, वो सड़ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है कि अंगूर को हम ऐसी जगह पे ढक के रख देते हैं जिसमें ऑक्सीजन ना मिले। तो जब वो ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाती तो क्या होता है, वहाँ पर भी ये जो यीस्ट वगैरह होते हैं ना, वो उनको खाते हैं, और खा खा के क्या करते हैं, इस तरीके की फर्मेंटेशन वहाँ पर करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पे ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो जब वो खाते हैं, प्रोडक्ट वगैरह रिलीज़ करते हैं, तो उससे क्या होती है, बहुत मात्रा में एथेनॉल मिलती है। और फिर हम उसी को ही, बहुत बंदे ऐसे होते हैं जो बड़े प्यार से उसी को खाते हैं, उसी सड़ी हुई मतलब चीज़ को, बियर वगैरह को पीते हैं। तो वही क्या है, फर्मेंटेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया। तो फर्मेंटेशन अगर कोई पूछे आपसे वो क्या है, तो आप कहोगे ये एक एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें क्या होता है कि जो जीव होता है, यीस्ट वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ग्लूकोज वाले पार्ट होते हैं उसको तोड़ तोड़ के क्या करते हैं, एथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जो एथेनॉल होती है वही आगे चलकर जो बियर वगैरह हो गई, एल्कोहल्स हो गई, उनमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि एथेनॉल एक एल्कोहल है। ठीक है ना, एल्कोहल पार्ट में आता है। ठीक, तो ये आपने देख लिया, इसको भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है ना, ये हमने देख लिया, ये हमारी मसल सेल्स में बन रहा था, इसलिए इसमें लैक्टिक एसिड बन रही थी। ठीक है, अब देखो एनर्जी की हम बात करते हैं। तो जब ये जो एनर्जी बनती है ना, जैसे मैंने कहा कि आपके घर में क्या हो गया, आपके घर में आटा आटा गूंदा गया। तो जब आटा गूंदा गया तो बहुत सारा आटा गूंद लिया गया। अब मान लो 4 जनों का आटा गूंद लिया गया, और उसमें से मान लो 2 ही जन थे खाने के लिए, तो 2 जनों ने रोटी खाई, तो बाकी 2 जनों का जो आटा है उसको रोटी के फॉर्म में ना रख के उसको आटे के गूथे हुए फॉर्म में ही फ्रीज में हमने डाल दिया। फिर मान लो 2 घंटे 4 घंटे बाद बाकी 2 बंदे आए, उनको खिलाने की ज़रूरत पड़ी, या फिर आपने ही दोबारा से जब खाया तो आपने उसी आटे को दोबारा गूंदा नहीं, उसको डायरेक्ट चपाती में कन्वर्ट किया और रोटी बनाई और खा ली। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हुआ, मतलब ये सिंपल किस तरीके से है, लाइक जैसे हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में लाइट चलती रहती है, लाइट आती रहती है। तो आप गांव वगैरह में जाओगे, वहाँ बहुत लाइट जाती है, तो लोग बाग क्या करते हैं, बैटरी के अंदर उस करंट को स्टोर करके रख लेते हैं, और जब लाइट वगैरह चली जाती है तो उसका यूज़ करते हैं। तो सेम हमारी सेल जो होती है वो भी यही करती है। वो क्या करती है कि उसका एक प्रोसेस है, वो क्या करेगी, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी ना, जैसे हमने देखा ये ग्लूकोज था, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी से वो क्या करता है, हमारा जो मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह मतलब होता है, जो सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है कि एक होता है एडीपी, ठीक है ना, और एक होता है फॉस्फोरस, मतलब ये अलग अलग घूमते हैं, क्लियर है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो सिंपल सा है, 2 लोहे के पार्ट हैं, उसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो आपने क्या करी, उसकी वेल्डिंग कर दी। तो जब आप वेल्डिंग करते हो तो वो 2 लोहे के पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपने क्या करी, एक एनर्जी खर्च करी। उसी तरीके से क्या होगा कि ये जो एडीपी है प्लस में ये फॉस्फोरस था सिंगल,
तो जो एनर्जी मान लो यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज हुई, तो इस एनर्जी को क्या कर दिया जाता है, यहाँ लगा दिया जाता है, और लगाने की वजह से ये क्या होते हैं, इस एनर्जी को लेकर ये बना देते हैं क्या, एटीपी। क्या बना देते हैं, एटीपी, जिसको हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर हो गया। तो जब ये एटीपी बन गई सपोज, है ना, इसको स्टोर करके हमने रख लिया कि हमारे पास एनर्जी है। अब मान लो कोई काम पड़ा, कुछ हुआ, तो जब कोई काम पड़ेगा तो वापस से क्या होगा, अब जब कोई काम पड़ेगा तो मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो इस एटीपी को दोबारा से क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, इसको दोबारा से तोड़ा जाता है ना। तो जैसे ये टूटती है तो टूटने के बाद क्या होता है, ये एडीपी प्लस में फॉस्फोरस में टूट जाती है। और जब ये टूटेगी, जब ये बनी थी तब इसमें एनर्जी लगाई गई थी, इसलिए एटीपी में बन पाई थी। एनर्जी लेने के बाद जो ये एनर्जी बनी, इससे क्या हो गया, इन दो को जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ने पे ये एटीपी बनी, इसके अंदर एनर्जी है। तो जब ये टूटेगी तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगी। तो जब ये एनर्जी रिलीज़ करेगी, उस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा। ये बिल्कुल बैटरी की तरह है ना। पानी आया और पानी ने सॉरी इलेक्ट्रिसिटी आई, हमने क्या करा, बैटरी में स्टोर कर लिया। फिर जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हम उस बैटरी से उस इलेक्ट्रिसिटी को वापस निकाल लेंगे। और ये एटीपी टूटती कैसे है, ये जो एटीपी होती है ये क्या करती है, पानी की मदद से, मतलब ये जो हमारा सेल होता है, सेल में जो वाटर प्रेजेंट होता है, उस वाटर को यूज़ करके क्या करती है, वापस से टूट जाती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी रिलीज। तो ये एनर्जी जो रिलीज होती है 30.5 किलो जूल पर मोल होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। उसको हम क्या कह रहे हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो एडीपी एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये किस तरीके से है, जिस तरीके से हमारे पास पैसे हैं, हम क्या करते हैं, पैसों का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, कोई भी सर्विसेज लेने के लिए। इसी तरीके से सेल जो होता है उसके पास एटीपी रहती है, तो वो एटीपी खर्च करता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है। तो इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। और एनर्जी जो रिलीज़ हुई होती है, ये हमने देखा, ये क्या होती है, जो एडीपी होती है प्लस में एक और पी फॉस्फेट जो होता है, वो दोनों जुड़ जाते हैं। जैसे एडीपी प्लस फॉस्फेट और एनर्जी इसके अंदर लगती है, जिससे क्या बन जाता है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, जिसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिर जब पानी का यूज़ करके इसको दोबारा से, जब मान लो कि ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो पानी का यूज़ करके यूजिंग वाटर इसको दोबारा से तोड़ा जाता है। और जब ये तोड़ा जाता है तो क्या होती है, यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है ना, रिलीज टू ड्राइव एंडोथर्मिक एनर्जी। क्या मतलब है एंडोथर्मिक एनर्जी का, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, वो जब किसी चीज़ को करने के लिए अगर हम एनर्जी दें तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। लाइक मान लो आप पानी है, पानी को आप वेपर में, वाष्प में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप पानी को गर्म कर रहे हो, तो आप एनर्जी दे रहे हो, तभी वो कन्वर्ट हो पा रहा है। तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से एक होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर, तो एक्सो का मतलब क्या, बाहर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होगी, जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है। क्लियर हो गया। तो जब ये एटीपी जब ये टूटेगी तो वापस से क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और ये क्या हो जाएगी, ये एनर्जी बाहर निकलेगी। और जो ये एनर्जी बाहर निकलती है, इसी से हम क्या कर पाते हैं, जैसे हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मतलब सेल का सारा प्रोसेस इससे होता है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं गैसियस एक्सचेंज। ये जो गैस वाला है इसमें होता क्या है। ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे प्लांट की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, ये मैंने बार बार बता दिया। गैसों का एक्सचेंज स्टोमेटा में होता है। और स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आप सभी को पता है कि लीव्स में पोर होते हैं, ऐसे गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स के बीच बीच में पोर होते हैं, जहाँ से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर जाती है, या ऑक्सीजन अंदर जाती है, या फिर ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। दोनों ही प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होते हैं, जिसको डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहा जाता है। क्लियर है। कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कहाँ से होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, वहाँ से होता है। अब इसमें क्या होता है, रात के टाइम पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज, मतलब रात के टाइम पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहती है। क्लियर है। क्योंकि क्या होता है कि देखो प्लांट में दो तरीके की प्रोसेस होती है, अभी मैं समझाऊंगा तो मे बी आपको समझना आए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ आपको। देखो क्या प्रोसेस होती है, एक तो देखो एनर्जी रिलीज का प्रोसेस होता है। इस एनर्जी रिलीज में क्या होता है, ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनी और पानी बना। ठीक है। और एक होता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, सॉरी, ये वाला रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी और पानी बना, है ना।
तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये हमने सांस लेने वाला काम किया। एक होता है कि जब हम क्या करते हैं ना, जैसे मैंने नॉर्मल ये करा है, ये तो मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब जब मैं सांस वगैरह लेता हूँ तो आपको पता है कि एनिमल जब सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी कि प्लांट जो होता है, मतलब आपने इससे पिछले वाले स्लाइड में देखा होगा, तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। उसमें हमने देखा था कि प्लांट क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको, प्लस में जो वाटर होता है उसको यूज़ करता है और उससे क्या बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है। मतलब ये बनाता है और ये बनाता है, मतलब ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट दोनों काम करता है, क्लियर हो गया। अब देखो क्या होता है कि दिन के टाइम पर क्या होता है कि जैसे मान लो प्लांट ने क्या करा, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ठीक है, फिर यहाँ से क्या कर लिया, वाटर ले लिया, पानी ले लिया, और उसने क्या बनाई, ऑक्सीजन बनाई, ठीक है ना। प्लस में उसने क्या बनाई, उसने ग्लूकोज बनाया, C6H12O6, क्लियर है, C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज थी, इस ग्लूकोज को तो उसने कर लिया स्टोर दिन के टाइम पर, और ये जो ऑक्सीजन थी इसको भेज दिया बाहर। तो दिन के टाइम पर जनरली क्या होता है, प्लांट ऑक्सीजन को बाहर भेजता रहता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन सी होती है, ये एक्चुअल में प्लांट जो जनरली बना रहा होता है या बाहर से ले रहा होता है वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जनरली दिन में क्या होता है कि भाई देखो, दिन के टाइम पर क्या होते हैं, सनलाइट गिरती है ना, दिन के टाइम पे सनलाइट गिरती रहती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने ली और रूट से जो पानी लिया उससे ऑक्सीजन बनती रहती है। तो जो ऑक्सीजन बनती रहती है उसको क्या करता है, दिन के टाइम पर वो पत्तियों से बाहर भेजता रहता है इन्वायरमेंट में, कौन, प्लांट, ठीक है। अब देखो रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाता, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, क्योंकि सूरज की किरण गिरेगी नहीं रात में। जब रात में सूरज की किरण गिरेगी नहीं तो ऑक्सीजन पैदा नहीं होगी, क्लियर है। तो जब ऑक्सीजन पैदा नहीं होगी तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, तो प्लांट ऑक्सीजन उस टाइम पर क्या करता है, बाहर से लेता है, एनवायरनमेंट से, क्लियर हो गया, ठीक है ना। मतलब तो वो मतलब यहाँ पर देखो ना, आप एनर्जी रिलीज कर रहा है, सांस भी, तो प्लांट दो काम एक साथ कर रहा है, एक ये वाला काम जिसमें वो खाना बना रहा है, एक ये वाला काम जिसमें वो सांस ले रहा है, ठीक है। तो दिन के टाइम पर क्या था कि लाइट प्रेजेंट थी, तब उसको ऑक्सीजन मिल जाती थी, ऑक्सीजन वो बना लेता था डे लाइट में, और ऑक्सीजन वो बाहर भी निकाल देता था। लेकिन रात में क्या हो गया, रात में लाइट नहीं है, तो लाइट ना होने की वजह से वो खाना नहीं बना पाता, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ना ग्लूकोज बन पा रही है ना ऑक्सीजन बन पा रहा है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, उसके पास एक और प्रोसेस होता है, जब वो ये देखो ये वाला जब एनर्जी बना रहा है, मतलब उन्होंने जो ये फूड वगैरह स्टोर कर रखा है, ये हो गया। प्लस में क्या हो गया, बाहर से एनवायरनमेंट से वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, फिर उसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और यहाँ से वो क्या करता है, पानी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना रहा है। मतलब ये वाला प्रोसेस रात में भी कर रहा है, लेकिन ये वाला प्रोसेस उसका हो नहीं पाता सही से। तो उस केस में तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो ऑक्सीजन है ये बाहर से ले रहा है रात में, है ना, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं पा रहा सही से। तो जब ये ऑक्सीजन बाहर से ले रहा है तो उस केस में ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो अब देखो इस वाले केस में जब दिन में लाइट प्रेजेंट थी तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ये यहाँ यूज़ कर ले रहा था, और उससे वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज बना ले रहा था। मतलब ये दिन में इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन रात में क्या है, रात में इसको ये वाला जो ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है इसको बाहर से लेना पड़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है यहाँ पर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को इस प्रोसेस में यूज़ नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करेगा, बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में ये निकाल देता है जनरली। तो इसलिए आप देखोगे बहुत बंदे कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, एक तो प्लांट उस टाइम पर क्या कर रहा होता है, देखो ऑक्सीजन प्लांट अंदर ले रहा होता है ना, यानी ऑक्सीजन की कमी उस जगह पे होने लगेगी। और प्लांट क्या करता है, रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है, बाहर रिलीज करता है, एलिमिनेट करता है। तो यही एक साइंटिफिक रीज़न हो सकता है कि जिसलिए हम कहते हैं कि भाई रात के टाइम पे प्लांट के पास में नहीं सोना चाहिए। अगर किसी को समझ नहीं आया, मैं एक और बार बताता हूँ इस चीज़ को। देखो क्या हो रहा है, दिन दो प्रोसेस है हमारे पास में। एक प्रोसेस ये वाला है, ठीक है ना, एक प्रोसेस हमारा ये वाला है, जिसमें क्या हो रहा है कि प्लांट जो हो रहा है वो रेस्पिरेशन कर रहा है। कैसे रेस्पिरेशन कर रहा है, जो ग्लूकोज है वो, प्लस में जो ऑक्सीजन है वो ले रहा है, और इससे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। क्लियर हो गया। एक और दिन में प्रोसेस होता है जिसमें वो क्या करता है, खाना बनाता है। ये वाला रेस्पिरेशन, और यहाँ पे खाना। खाना कैसे बनाता है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली बाहर से, नीचे से
पानी लिया और उसको लाइट गिरी तो उसको कन्वर्ट किया ऑक्सीजन में और उसको कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, ठीक है, और उसने ये ऑक्सीजन बाहर छोड़ दी, ठीक है, और ग्लूकोज को स्टोर करके रख लिया। अब जब क्या होती है, जब रात हो जाती है, मतलब दिन में जनरली वो ऑक्सीजन को रिलीज करता रहता है, अब जब वो रात हो जाती है तो क्या होता है, रात जैसे ही हो जाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जैसे ही खत्म होगा तो ऑक्सीजन बनाने वाला हिसाब किताब उसका खत्म हो जाएगा, रात में नहीं बना पाएगा। तो अब रात में वो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन होती है उसको ऑक्सीजन कहाँ चाहिए, उसको ऑक्सीजन सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो अब ये जो ऑक्सीजन होगी ये बाहर से लेता है, तो पत्तियों से ऑक्सीजन आएगी प्लांट के अंदर, और जो हमने फूड स्टोर कर रखा है ग्लूकोज, उसके साथ में इस ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, रिएक्शन हो गई, रिएक्शन होने के बाद क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और पानी बना, ठीक है। अब देखो दिन के टाइम पे तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का सपोज प्लांट यूज़ कर ले, है ना, क्योंकि लाइट गिर रही है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी की रिएक्शन करा के वापस से ग्लूकोज बना ले। लेकिन रात में क्या है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा, तो ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट से बाहर फेंक दिया जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और दिन में ऑक्सीजन निकलती है। ये आप सिंपल एक इमेज की तरह याद रख सकते हो कि भाई दिन में आप अच्छी सांस लेते हो, पार्कों में घूमते हो, तो इसका मतलब दिन में ऑक्सीजन निकलती है, और रात में आप नहीं घूमते हो और कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है उस टाइम पर प्लांट से, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं गैसियस एक्सचेंज। अब जैसे एनिमल्स होते हैं ना, वो कैसे लेते हैं, एनिमल्स में मतलब पशुओं में, जैसे टेरिस्टीरियल एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब जो स्थलीय जानवर होते हैं, जो मतलब मिट्टी वगैरह पे रहते हैं, वो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग, हमारा जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें जो ऑक्सीजन है हम लोग उसका यूज़ करते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जानवर हैं, जो पानी में रहने वाले हैं, वो क्या करते हैं, पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसको वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जैसे ये आप देखो, फिश एक एक्वेटिक एनिमल है, तो इनके पास क्या होती है ना, गिल्स होती हैं, इनके पास गिल्स होती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पानी है कंटिन्यूसली इस गिल से बाहर निकलता रहता है फिल्टर होकर। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से पानी एंटर किया और यहाँ से फिर बाहर निकल गया, है ना, यहाँ से एंटर किया और यहाँ से फिर बाहर निकल गया, इस तरीके से चलता रहता है। तो ये जो फिल्टर करने वाला प्रोसेस होता है, इसी के अंदर क्या होता है कि इनकी जो गिल्स होती हैं, इसके पास में होती हैं ब्लड वेसल्स। तो ये जो गिल्स होती हैं इतनी फाइन होती हैं, पतली पतली होती हैं, जिससे क्या करती हैं, ये पानी के अंदर के जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं उनको फ़िल्टर कर लेती है, ठीक है। और उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जैसे ही फ़िल्टर करती है तो यहाँ से क्या जा रही है, ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, यानी खून की जो ब्लड पाइप्स हैं वो निकल रही हैं, और वो ऑक्सीजन जो होती है ब्लड वेसल्स में, ब्लड पाइप्स में चली जाती है, जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी को ब्लड ऑक्सीजन जो होता है वो मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उन यूज़ करते हैं, मतलब घुली हुई ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैव ए मच फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग। अब क्या कह रहा है, मतलब उनकी जो सांस लेने की जो रिदम है, दर है, वो बहुत तेज़ होती है हम लोगों से। क्यों तेज़ होती है, क्योंकि देखो भाई, जो प्लांट है, सॉरी, जो वाटर है, पानी है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है कम, डिजॉल्व होती है लेकिन कम होती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी तो गिल्स जो है उनको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पानी को फिल्टर करना पड़ेगा। तो इसलिए उनका जो हार्ट रेट होता है ना वो बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी फिल्टर कर पाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते रहते हैं। इसलिए आपने कभी कार्टून में या कहीं पर भी देखा होगा, मछली जो होती है हमेशा मुंह खोल के ही रखती है, तो वो क्या करती रहती है, बार बार ब्रीदिंग लेती रहती है। ब्रीदिंग, मुंह से पानी अंदर लिया और गिल से क्या कर लिया, बाहर छोड़ दिया, मुंह से पानी अंदर लिया, गिल से बाहर छोड़ दिया। इसलिए क्या होता है, उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, काफ़ी फास्ट रहता है, ठीक है ना। तो यही कह रही है, फिशेस फोर्स वाटर पास द गिल्स, मतलब यहाँ से पानी लिया और यहाँ से वापस बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। एक्वेटिक एनिमल्स में ऐसा होता है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखते हैं, मतलब हम लोगों में कैसा होता है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके लिए मैं पहले बताऊं तो आपको क्या क्या होता है। जैसे ये हमारा ओरल कैविटी है ना, मुंह का हिस्सा है जहाँ से हम खाना खाते हैं। ये हमारा नज़ल कैविटी है, नाक है, जहाँ से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ से आप सांस लेते हो, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, इस जब आप सांस लेते हो तो यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है पूरा, मतलब ये वाला हिस्सा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक है पूरा यहाँ तक का। तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, मतलब ये क्या है, आपकी विंड पाइप है, ठीक है, जिसको हवा वाली पाइप कह रहे हैं, विंड पाइप। यहाँ से क्या होता है, आप सांस लेते रहते हो, फिर इससे थोड़ा सा नीचे जाओगे, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, आप मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये इसमें क्या है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ये क्या होती है ना, ये एक विंड पाइप है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको समझनी है, इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेज बोन का बना बना हुआ है, जो मैंने आपको टिश्यू चैप्टर में पढ़ाया है। कार्टिलेज बोन क्या होती है, जो बहुत फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं उनको हम कार्टिलेज कहते हैं, उनमें स्पेस अच्छा खासा होता है जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। फिर ये जो विंड पाइप होती है ना ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। किस पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को जूम करेंगे तो दो पार्ट में ही डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर आपका क्या है, एक लंग्स यहाँ पर है, एक लंग्स यहाँ पर है ना। तो दो लंग्स में क्या होती है, एक विंड पाइप यहाँ चली गई और एक विंड पाइप यहाँ चली गई, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल, ब्रोंकी कहते हैं ना, ठीक है, ब्रोंकाई कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर जैसे मान लो कि यहाँ पर आप देखो, ये जो एक ब्रोंकी है ये क्या करती है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मतलब एक ब्रोंकी कई दो तीन पार्ट में ऐसे निकल गई, ठीक है। फिर आगे चलकर ये और छोटे 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 कई पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है। तो एक ब्रोंकी जो होती है वो कई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक। और फिर हर कोई पाइप जो है ना वो लास्ट में इस तरीके से गुबाड़ों में चेंज हो जाती है, ठीक है। लास्ट में क्या होती है, इस तरीके से गुबाड़ों में चेंज हो जाती है। लाइक जैसे मैं अगर इसको बनाऊं तो ये क्या हो गया, जैसे मान लो ये फूड पाइप आई दो हिस्सों में टूट गई, ठीक है। और यहाँ पर एक लंग्स है हमारा और यहाँ पर हमारा एक लंग्स है, क्लियर है। फिर ये कई सारे छोटे छोटे पाइपों में क्या हो गई, यहाँ से टूटने लग गई। और हर एक पाइप में क्या है कि बेलून लाइक स्ट्रक्चर है, गुबाड़ा बना हुआ है, ठीक है। तो ये इतने गुबाड़े बने हुए हैं छोटे छोटे, तो जब हम सांस लेते हैं ना तो ये जो गुबाड़े होते हैं ये फूल जाते हैं, जिस तरीके से आप हवा भरते हो ना बेलून में, सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये इतने छोटे छोटे होते हैं और जब आप सांस लेते हो ना तो आप बहुत सारी हवा इसके अंदर लेते हो। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो एल्वियोलाई इतनी सारी होती हैं हमारे लंग्स में पूरी भरी पड़ी है। और इसकी कैपेसिटी, और जब ये फूलती हैं तो अगर आप इसको निकाल के कभी मापो तो मान लो कि एक टेनिस कोर्ट होता है ना, इतना बड़ा एरिया आप बिछा सकते हो जो कि हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, क्लियर है। तो और ये क्या होती है ना, बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है। और इसके साथ में आप यहाँ पर देखो, ये जो लाइनें चल रही हैं, ये आपको लाइनें दिख रही होंगी, ये वाली लाइनें है ना, ये जो लाइनें दिख रही हैं ये क्या है, ये ब्लड की लाइन्स हैं, रक्त नालियाँ हैं, ब्लड लाइन्स हैं। तो क्या होता है कि एक्चुअल में मैं नॉर्मल एक प्रोसेस आपको बता देता हूँ, फिर से बताऊँगा। तो हम जब सांस लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ से सांस लिया, सांस क्या हो गई, ट्रैकिया से गई, विंड पाइप से यहाँ से गई, ब्रोंकी से गई, ब्रोंकियोल से जाते जाते जो हवा होती है वो यहाँ पहुँच जाती है, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या होता है ना कि इसी के साथ में क्या है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई है, तो जो ऑक्सीजन होती है वो इससे पार करके, ये इतनी पतली होती है कि ऑक्सीजन इससे पार कर जाती है, और पार करके कहाँ पहुँच जाती है, ब्लड में पहुँच जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में पहुँची वो कहाँ पहुँच जाती है, वो पूरी बॉडी में पहुँच जाती है। तो ये एक जनरल प्रोसेस है। अब मैं इसको डिटेल्ड में थोड़ा समझाता हूँ कि क्या क्या होता है। देखो हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें एयर जो होती है वो एंटर करती है कहाँ से, नॉस्ट्रिल से, नाक से एंटर करती है ना। जिसमें क्या होते हैं, कई सारे फाइन हेयर्स और म्यूकस होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं कि जैसे मान लो आपकी जो हवा है, जो आप सांस ले रहे हो, इसमें बहुत सारी डस्ट वगैरह रहती है, तो ये माइन्यूट जो छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं, क्लियर है। और आपका उसी में थोड़ा म्यूकस वगैरह होता है, मतलब नाक में थोड़ा गीला गीला सब्सटेंस होता है ना, है। तो वो सारे क्या करते हैं, जो भी डस्ट मटेरियल होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो लोग क्या करते हैं, वहाँ ट्रैप कर लेते हैं। और आपके पास में एक बहुत प्योर ऑक्सीजन जो होती है या फिर हवा होती है वो एंटर करती है आपके गले के अंदर, क्लियर है। फिर क्या होता है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर विंड पाइप जो होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बनी हुई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रैकिया कह रहे हैं। और इसमें मैंने बताया कि ये इस तरीके की रिंग्स होती हैं, ठीक है ना, इस तरीके की रिंग्स होती हैं, ठीक। तो जो किसकी बनी हुई है, जो कार्टिलेज रिंग्स बोन की बनी हुई है। तो क्यों होता है, अगर मान लो ये रिंग ना रहे तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा एक गुबाड़ा जो होता है उससे जब हवा निकालते हो तो वो चिपक जाता है। तो बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि वो आप फुला ना पाओ, वो चिपक के कहीं कहीं पर मसल्स चिपक जाए, तो उससे क्या होगा, आपकी विंड पाइप कोलैप्स कर जाएगी, है ना। अगर मान लो आपने सांस ले रहे हो, बीच में क्या हो गया, आपकी पाइप चिपक गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि आप सांस नहीं ले पाओगे, हवा जा नहीं पाएगी। मान लो कि ये आपकी विंड पाइप थी, इस तरीके से आपने सांस ली, सांस लेते लेते 2-4 साल बाद ये ऐसी चिपक गई अचानक से किसी वजह से, तो आप सांस नहीं ले पाओगे, आप मर जाओगे। तो इसीलिए भगवान ने क्या करा है, ये जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें क्या कर दिए, छल्ले डाल दिए, इस तरीके से रिंग्स डाल दी। तो इससे क्या होगी ना, ये कोलैप्स नहीं होगी, ये
बंद नहीं होगी। आपको पता है कि ये सपोर्ट कर रही हैं उसको, मतलब ये एक वायर की तरह है जो क्या कर रही हैं, इसको आपस में कोलैप्स नहीं होने देंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारी बॉडी में जो क्या कहते हैं ट्रैकिया है, वहाँ पर कार्टिलेज रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, ताकि हमारा एयर पैसेज जो है वो कोलैप्स ना करे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हवा जो हो रही है वो यहाँ से ट्रैकिया से होते हुए कहाँ एंटर करती है? ब्रोंकाई में एंटर करती है। क्लियर हो गया? ब्रोंकाई से और छोटे छोटे ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक बड़ी पाइप फिर कई सारे छोटे पाइप में कन्वर्ट हो जाती है, टूट जाती है, और हवा सारी पाइपों के थ्रू अंदर जाती है, और उन छोटी छोटी पाइपों को आप क्या कह देते हो? ब्रोंक्यूल्स कह देते हो। ठीक है, और लास्ट में बेलून लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिनको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं, जहाँ पर क्या होती है? गैसों का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज, मतलब वो एल्वियोलाई लास्ट पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जहाँ से क्या होती है, जो हमने हवा ली उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो एल्वियोलाई, मतलब ये जो गुब्बारे हैं, इसको अगर आप जूम करोगे, मैं अभी दिखाऊंगा, आगे भी बनाया होगा, ये वाला देखो, इसको, इस एल्वियोलाई को आप जूम करके देखो तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला एल्वियोलाई है, ये वाला एल्वियोलाई है। ठीक है, और इसके साथ में क्या हो रही है? ब्लड लाइंस, ब्लड वेसल्स, ब्लड की पाइप जा रही है। तो क्या होता है कि ये इतनी पतली होती हैं कि जो हवा आ रही है, ये हवा आई, इसके अंदर भर गई। ठीक है, भरने के बाद क्या हो गया? इसके अंदर की जो ऑक्सीजन थी वो क्या हो गई? इस सिंगल सेल, मतलब ये सिंगल लेयर हो जाती है, बहुत पतली, तो ये इसके अंदर से पार कर जाती है। कैसे पार कर जाती है? क्योंकि आपको पता है हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिफ्यूज़न, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो चीज़ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगी, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगी। तो इसमें जो ऑक्सीजन जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये, और यहाँ जो पानी ब्लड आ रहा है इसमें क्या ऑक्सीजन कम है ना? ये क्या कर रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है हमारी बॉडी से लंग्स में। तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ से इसके अंदर भर जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़ क्या होता है, फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका क्या मतलब है? जो पूरी बॉडी है ना, हर एक सेल से जब ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है रिएक्शन में। अभी हमने पढ़ा कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं तो वो पानी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से क्या कर दिया जाता है? ब्लड में भेज दिया जाता है, और वही ब्लड क्या हो रहा है? यहाँ से आ रहा है ना, और यहाँ से जा रहा है। तो जब जा रहा है तो वो ऑक्सीजन भर के ले जा रहा है, लेकिन जब वो आ रहा है तो उसकी इसमें बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। क्लियर है? और जब आप सांस ले रहे हो तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है, क्योंकि आप एयर का अगर वो देखो, क्या नाम है, रेशियो, परसेंटेज देखो, तो उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है, जिसके मुकाबले इस ब्लड पाइप में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन इस साइड है, इधर लो कंसंट्रेशन है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगी। देखो कितना सिंपल प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगी, फिर जब आप सांस बाहर छोड़ते हो आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हो। ठीक है ना? तो यही प्रोसेस मैंने बताया यहाँ पर। तो हमने क्या देखा? हमने देखा गैस का एक्सचेंज हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अंदर एक वॉल्यूम होता है जिसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम या फिर अवशिष्ट आयतन। ठीक है, तो कह रहा है कि लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ऐसा होता है कि भाई जब आप सांस बाहर छोड़ते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि पूरी हवा आप निकाल देते हो और जीरो कर देते हो, नहीं, कुछ हवा इसके अंदर हमेशा प्रेजेंट रहती है लंग्स में, नहीं तो चिपक जाएगी। मतलब आप में इतना दम नहीं है कि आप अपने लंग्स की पूरी हवा निकाल दो, है ना? तो क्या होती है, कुछ हवा इसके अंदर यहाँ हमेशा रहती है और कुछ आके अंदर आती है, फिर कुछ बाहर जाती है, लेकिन कुछ हवा इसके अंदर हमेशा रह जाती है या रहती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि लंग्स में हमेशा एक वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है बचा हुआ, जिसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कह देते हैं। अलोइंग सफिशिएंट टाइम फॉर, जिससे होता क्या है कि है ना, ये एक सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करता है कि दूसरी गैसेज आएँ, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, फिर मान लो हवा आई और आपने पूरी हवा निकाल दी, तो आप जो हवा यहाँ पे मान लो हवा आई, पूरी हवा निकाल दी, फिर नाक से फिर हवा आ रही है, फिर निकाल रहे, तो बीच में क्या हो गया, एक गैप आ गया, एक टाइम गैप आ गया। उस टाइम गैप में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई हवा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बीच में थोड़ी सी हवा रह जाती है ताकि आपका प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहे। मतलब ये कैसा हो गया, ये हो गया जैसे आप क्या कर रहे हो कि मतलब एक खाने की तरह हो गया ये, है ना? मतलब रेस्ट नहीं मिलना चाहिए, काम चलते रहना चाहिए कंटिन्यूसली। जैसे हम कोई प्रोडक्ट कुछ बना रहे हैं
तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। अब हमें पता है रॉ मटेरियल ख़त्म होने वाला है, तो हमने ऑर्डर भी दे दिया कि भाई इतना माल भेज देना, और अभी हमारा काम भी चल रहा है। तो ये काम ख़त्म होते होते ऑर्डर प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है ख़त्म होते होते क्या होता है, जो हमने रॉ मटेरियल ऑर्डर किया तो वापस आ जाता है, उसको लगा देते हैं फिर से। तो सेम ऐसी हमारी बॉडी भी करती है। इसके पास में कुछ हवा होती है, उसको वो हम निकाल नहीं सकते, वो निकलती नहीं है, जिसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और वो हमें सफिशिएंट टाइम देती है ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर आ पाए, कार्बन डाइऑक्साइड वापस जा पाए, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो अब कोई ये कह सकता है कि सर ये तो सब तो ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फंडा है। देखो क्या होता है कि ये जो ब्लड है ना, ब्लड में हमारे प्रेजेंट रहती है जिसको हम कहते हैं आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। अब ये जो आरबीसी होती है ना, इसमें क्या होते हैं, एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसमें जो हीम वर्ड है ना, इसका मतलब है आयरन। तो ये जो आयरन होता है, आप सभी को पता है कि जो आयरन होता है ना, उसको पसंद होता है ऑक्सीजन, मतलब एक एफिनिटी टर्म होती है। क्या मतलब है इसका, इसका देखो ठीक ऐसा मतलब है, मैंने आपके हाथ में दिया रसगुल्ला, एक हाथ में दिया रसगुल्ला और एक दूसरे हाथ में मैंने आपको दिया क्या, सपोज मान लो लड्डू दिया। रसगुल्ला बहुत पसंद है ज़्यादातर बंदों को, तो वो कहेंगे, मैं कहूँगा कि भैया खाओ कौन सा पहले, मतलब आपको अपना फेवरेट चुनना है, तो आप क्या करोगे, हमेशा रसगुल्ला प्रेफर करोगे, ठीक है। रसगुल्ला नहीं हो तो आप लड्डू देखोगे, लेकिन अगर रसगुल्ला और लड्डू है और आपका फेवरेट रसगुल्ला है तो आप रसगुल्ला खाओगे। उसी तरीके से जो आरबीसी है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, उसका फेवरेट क्या होता है, उसका फेवरेट होता है ऑक्सीजन। तो वो क्या करता है, ये जो हवा आई, हवा में से जो ऑक्सीजन होती है उसको ये बिठा लेते हैं नाव की तरह, और ये बहते बहते पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है जो हीमोग्लोबिन है उसकी हाई एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए, मतलब ऑक्सीजन उसको प्यारा है, वो ऑक्सीजन ले जाता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। कौन, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स कर रहे हैं, कह रहे हैं, मतलब आरबीसी की बात कर रहे हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आती है, जो ये आरबीसी होती है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड पसंद नहीं। तो क्या होती है ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही जब ब्लड में जाते हैं तो ब्लड में घुल जाते हैं, उनकी जो प्लाज्मा है, मतलब जो फ्लूइड है ब्लड के अंदर, उसके साथ एफिनिटी अच्छी होती है, वो उसके अंदर घुल जाते हैं और घुल कर यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। पेड कंटेंट पढ़ा रहा हूँ मैं एकदम।